नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस सीरीज में अपन हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड अपन बातें करते हैं। आज मैं आपके 8वीं क्लास के रूप में करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। 8वीं क्लास के रूप में करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। आज आपके 24 अक्टूबर 2025 डेट है। इसी डेट को मैं आपका करंट से रिलेटेड 4-5 मुद्दों से बात करूंगा। वैसे आज अगर माने तो कौन सा दिवस है? आज है 24 अक्टूबर 1945 के दिन, मतलब आज ही के दिन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि देश में एक बड़ा संस्थान, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इस संस्था के द्वारा पूरे देश के अंतर्गत शांति समझौते वगैरह करवाए जाते हैं तथा इसमें 193 से ज्यादा देश इसमें हैं। ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। तो आज का दिवस का अपन ने देख लिया कि 24 अक्टूबर है, और 24 अक्टूबर को आज के दिन 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ यूएनओ ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था के कुल वर्तमान में 6 अंग है। ठीक है, कितने अंग है? 6 अंग है। 6 अंग मतलब यूएनडीपी, यूएन और इसके अलावा अंगटाड, ठीक है, और यूएनएससी, जिसमें भारत अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार या फिर 7वीं बार अध्यक्षता कर रहा था। तो ऐसे कुछ यूएनओ के 8 अंग हैं, और इसी यूएनओ की स्थापना आज के दिन 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी। चलो, आज के इतिहास के बारे में अपन ने जाना कौन सा डे है। अब आज के अपन जो करंट अफेयर के संबंधित जो है वो बातें करते हैं। तो आप सभी को पता होगा 2025 का अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक सेक्टर में जो नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया था। और इसके बारे में अपन नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक क्लास में अपन बात कर चुके हैं। उस क्लास के तहत अपन ने देखा था कि ये मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आज वही है अर्थशास्त्र का, जो कि आपको पता होगा 1968 में ये वापस शुरू किया था। मतलब पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, और इसके बाद में आपके 1968 में अर्थशास्त्र में भी इस नोबेल पुरस्कार को दिया जाने लगा था। तो 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है फिलिप एंगियो, पीटर होविट और जोएल मोकिर को मिलने की घोषणा की गई। ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए फिलिप एंगियो, पीटर होविट और जोएल मोकिर को मिलने की घोषणा हुई। और इसके बाद में यह सम्मान इन तीनों को नवाचार और तकनीकी प्रगति पर रिसर्च के लिए दिया जा रहा है। अब ये क्या होता है? नवाचार मतलब इनोवेशन, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब आगे जिस हिसाब से चला रहा है, नई नई तकनीकी आती रहती है, नया इनोवेशन हो रहा है, उसी की प्रगति के रिसर्च के रूप में इन तीनों को ये दिया गया। तो फिलिप एंगियो, पीटर होविट और जोएल मोकिर, ठीक है, इन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक सोच दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। मतलब इस पृथ्वी पर केवल विकास 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 नहीं, ठीक है, किस प्रकार से, मतलब एक खोज के रूप में उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक सोच, मतलब एक साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है, वो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। इनके बारे में इन तीनों ने पूरे देश को, अपने पूरे विश्व को ये रेखांकित करके बताया, इसीलिए उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इससे पहले 1990 के दशक में फिलिप एंगियो और पीटर होवेट, देखो, फिलिप एंगियो और पीटर होवेट ने क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन नाम का एक सिद्धांत 1990 के दशक में दिया था। तो आपको किसी ना किसी एग्जाम के रूप में पूछा जा सकता है क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन क्या होता है सिद्धांत, ठीक है, और ये किसने दिया था।
तो फिलिप एंगियो पीटर ओवेट, ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो इसके तहत ये होता है, जैसे इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई नई तकनीकी आती है तो पुरानी तकनीक को दबा देती है या समाप्त कर देती है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, पहले आप कीपैड फोन का यूज करते थे, जो आजकल आप स्मार्टफोन का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको पता होगा, जैसे ही इस स्मार्टफोन का आया तो आपको पता है आजकल आप ऐप के माध्यम से पेमेंट करना, या फिर ऐप इंडस्ट्री मतलब विभिन्न प्रकार के ऐप है, इनसे रिलेटेड आप तैयारी करते हो, अपने तैयारी के दौरान इन ऐप का माध्यम बनाते हो, मतलब डिजिटल पेमेंट के रूप में फोन पे वगैरह, भीम वगैरह, यूपीआई के रूप में, और इसके अलावा ऐप इंडस्ट्री के रूप में। तो इस सिद्धांत के अनुसार नई तकनीकी पुरानी तकनीकी को खत्म करके नए उद्योग और नौकरी लाती है। तो मैंने उदाहरण भी दिया है, स्मार्टफोन आने से कीबोर्ड या फिर कीपैड वाले फोन है वो खत्म हुए, पर ऐप इंडस्ट्री एप्लीकेशन बनते हैं, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के रूप में, मतलब किसी चीज के अमेजन वगैरह, जिससे अपन किसी भी प्रकार से मार्केट से चीजें ऑर्डर करते हैं, और इसके अलावा शैक्षिक बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं, वो अपना ऐप लॉन्च करती है, उसके माध्यम से अपन पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा भीम, यूपीआई वगैरह, ये कुछ ऐसे डिजिटल पेमेंट के, तो मतलब जैसे ही नई व्यवस्था आती है तो पुरानी व्यवस्था को दबा दिया जाता है, और वैसे ही ऐसा कुछ होता है। फिर इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया, लेकिन जोएल मोकिन ने बताया कि वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। आपको पता होगा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी, जो कि तो उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा, अगर साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी हो और मन के अंदर कुछ ही सोच के लिए अपन के पास जिज्ञासा होती है, तो एक क्रांति का रूप दिया जा सकता है, एक औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया जा सकता है। उन इनकी इन्हीं रिसर्च बताती है कि प्रयोग और असफलता की असली इनोवेशन संभव है। मतलब अपन आगे प्रयोग करते रहेंगे तो किसी न किसी रूप में सफलता जरूर हासिल कर लेंगे, ठीक है। फिर तीनों की रिसर्च से ये पता चलता है कि विकास विकास सिर्फ पूंजी नहीं बल्कि सोच पर निर्भर करता है। कहने का मतलब, आप कह रहे हो विकास करो, और विकास के तहत आप पूंजी है ना, धन को महत्ता देते हो, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, विकास के साथ पूंजी तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ सोच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। तो यही था अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंगियो, पीटर होविट और जोएल मोकिर को ये देने की घोषणा की गई थी। तो इसीलिए दिया गया था, इन्होंने एक सोच के रूप में, एक नवाचार और तकनीक के रूप में सहयोग किया, ठीक है। इसके बाद अपन की आज की जो दूसरी खबर है, भारत टैक्सी इनिशिएटिव, सरकार की नई देशव्यापी राइड हेलिंग सर्विस। तो इस न्यूज का पहले मैं बता देता हूँ, ये न्यूज इस आधार पे है, आपने बड़े बड़े मैन मैन सिटियों में देखा होगा, आप कहीं जाते हो तो जाने से पहले या फिर ऐप के माध्यम से उबर ओला नाम की, मतलब कोई टैक्सियां होती है, उनको अपन हायर करते हैं और किसी विशेष स्थान पर अपन ना जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड भारत में एक ऐसी ही व्यवस्था से संबंधित एक भारत टैक्सी इनिशिएटिव, जैसे उमर ओला है उसी तरह नाम है, भारत टैक्सी इनिशिएटिव सरकार की नई देशव्यापी राइड हेलिंग सर्विस है। इसका उद्देश्य क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, उस ऐप के माध्यम से सभी को इंटीग्रेट करके एक विशेष प्रकार का ऐप के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से टैक्सी को हायर कर सकते हो, और इसके बाद अपने जरूरत के हिसाब से वहां स्थानों पे जा सकते हो। तो उमर ओला की तरह ही एक नए भारत के रूप में भारत टैक्सी का एक इनिशिएटिव के रूप में एक लॉन्च किए जाने की बात है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां लोग टैक्सी बुक करें और बाद में बुक करने के बाद अपने निश्चित स्थान पर जा सके।
ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों में ड्राइवरों की घटती कमाई और बढ़ते किराए की समस्या है। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि रोजगार जरूर देती है, लेकिन इसमें ड्राइवरों की घटती कमाई, कहने का मतलब उनको इतना नहीं दिया जाता जितना वो मेहनत करते हैं। और इसके अलावा और किराए की भी समस्या, बढ़ते किराए की समस्या है, लोग इससे कम हायर करते हैं, तो ये एक समस्या है। अगर भारत टैक्सी अगर सक्सेस हो जाता है, अगर भारत के इसी एक प्लेटफॉर्म के रूप में अगर वो सक्सेस हो जाता है, तो ओला और उबर का स्थान ले लेगा। ओला और उबर जो टैक्सियां हैं आजकल जो लोगों का आवाजाही का एक माध्यम है बड़े सिटियों में, बड़े नगरों में, तो ये उसका स्थान लेगी। भारत टैक्सी में ड्राइवर और यात्री दोनों को प्लेटफॉर्म के साझेदार होंगे। मतलब ये प्लेटफॉर्म या फिर एप्लीकेशन ऐसे बनाया जाएगा जिसमें ड्राइवर के साथ साथ उसे हायर करने वाले उपभोक्ता या फिर यात्री दोनों इसमें साझेदार होंगे, दोनों को बराबर का हक होगा। इसका मुनाफा किसी विदेशी कंपनी या फिर को नहीं जाएगा, ड्राइवर और उपभोक्ताओं के हित में। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ही उबर ओला बड़ी प्राइवेट कंपनियों से चलते हैं और उनका जो मुनाफा है वहीं तक जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मुनाफा है किसी कंपनी को नहीं बल्कि ड्राइवर और उपभोक्ताओं के हित में होगा। हर बुकिंग का डेटा भारत में सुरक्षित होगा और जिससे डेटा प्राइवेसी होगी। अब आपको पता होगा उबर ओला जैसी नाम की प्राइवेट कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां होगी, जिससे भारतीयों का डेटा, आपने सुना होगा निजता का अधिकार या फिर प्राइवेसी के रूप में, मतलब अपन का डेटा कोई और यूज करता है और उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो ऐसा भारत टैक्सी के रूप में ऐसा कुछ इनिशिएटिव किया जाएगा एक ऐप के माध्यम से, तो जो भारत का जो डाटा होगा वो भारत के अंदर ही रहेगा, उसका किसी भी प्रकार से डेटा सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब प्राइवेसी, मतलब निजता के अधिकार के रूप में आपने देखा होगा अनुच्छेद 21 के रूप में, तो अपने डेटा का पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। फिर इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप कहोगे, इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD और सहकार टैक्सी दोनों कोऑपरेट करके लिमिटेड बना रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर इस भारत टैक्सी का विकास कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी संस्थाएं मिली हुई हैं, तो इसमें अमूल, नाफेड, इफ्को और नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी शामिल है, जो कि एक बहुत अच्छे से मानी जाती है। अमूल दूध से संबंधित, नाफेड विशेष प्रकार की, और ये जो गैर सरकारी तौर पर जो आपको लोन वगैरह देती है एक हाउसिंग लोन की वजह से, तो वो विशेष प्रकार की कंपनियां हैं जो इसमें शामिल है। प्लेटफॉर्म, देखो ये प्लेटफॉर्म कैसे एक दूसरे कनेक्ट होगा। तो आजकल आपने देखा होगा डिजी लॉकर के रूप में आप अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको कैसे रखते हो, एक लॉकर के रूप में। तो एक ही वर्तमान में प्लेटफॉर्म चल रहा है डिजी लॉकर, उमंग और एपीआई जैसे सेतु से इनको कनेक्ट किया जाएगा। मतलब ये जो भारत टैक्सी नाम का जो ऐप लॉन्च किया जाएगा, इन्हीं के साथ इनको जोड़ा जाएगा, जैसे कि डिजी लॉकर, उमंग और एपीआई सेतु से इनका इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आने वाले एग्जाम के रूप में इन दोनों से संबंधित आपके प्रश्न किए जा सकते हैं। ओके, फिर आज की जो तीसरी न्यूज के रूप में अपन देख रहे हैं, भारत का स्टार्टअप गैलेक्स आई, ठीक है, गैलेक्स आई, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा एक उपग्रह से रिलेटेड बहुत बड़ा एक दुनिया का मल्टीनेशनल सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के, मतलब पृथ्वी के अध्ययन के लिए या पृथ्वी के सुरक्षात्मक घेरे के रूप में वहां, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब एक अच्छा सर्वेक्षण करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन करेगा? भारत का स्टार्टअप गैलेक्सी आई, ये एक नाम है, ठीक है, वही करेगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ का विश्लेषण या पर्यवेक्षण करेगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चलो ये खबर इस देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो इसे मिशन दृष्टि के तहत भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली, मतलब निजी तौर पर निर्मित पहला उपग्रह रहेगा। यह उपग्रह अब तक के सभी भारतीय उपग्रहों में सबसे हाई रिजोल्यूशन इमेज, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर जो क्वालिटी है इमेज वगैरह, मतलब चित्र वगैरह लेने का, जो डायग्राम वगैरह होते हैं उनका चित्र लेने का जो एक क्षमता रहेगी वो हाई क्वालिटी की रहेगी, ठीक है, हाई क्वालिटी इमेज की रहेगी। और इसके साथ कुछ इसके फीचर है, जैसे कि यह हर मौसम, मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा और दिन और रात
कभी भी हो ये पृथ्वी पर डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम है। मतलब किसी भी मौसम में दिन हो या रात हो ये अपना काम करता रहेगा गैलेक्सी आई। ओके, ठीक है। इसके साथ में इसका जो टेस्ट हुए हैं इस मतलब कैसे इसे परखा गया है कि ये सही काम करेगा या नहीं, तो इसरो के यू आर राव, ठीक है, इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट सेंटर है, उसमें से एक है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर है, यहाँ पर इसके टेस्ट हो चुके हैं। इस उपग्रह का वजन 160 केजी है और रिजोल्यूशन क्षमता या फिर इमेज लेने की जो क्षमता है वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर है। गैलेक्सी आई 2029 तक, अभी चल रहा है 2025, तो 2029 तक ऐसे ही 8 से 12 ऐसे ही सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, अच्छे से ये टेस्ट करके देखा है, मतलब इसकी सफलता के काफी अच्छे आयाम मिल रहे हैं, इसलिए 8 से 12 ऐसे ही उपग्रह लॉन्च किए जाने की योजना है। मिशन दृष्टि सीमा सुरक्षा, अब देखो ये क्या काम क्या करेगा, तो आप सभी को पता होगा भारत देश अनेक देशों से ऐसे प्रकार उसके सीमा से रिलेटेड हमेशा मसले रहते हैं, तो सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके अलावा रक्षा कार्य, डिफेंस से संबंधित कार्यों में ये अच्छी प्रकार से मदद करेगा। कौन? गैलेक्सी आई, ठीक है। एक हाई सैटेलाइट होगा, हाई उपग्रह होगा जिसकी क्षमता काफी अच्छी होगी, हाई रेजोल्यूशन के रूप में, ठीक है, जो पृथ्वी पर किसी भी मौसम में दिन और रात में ये उपग्रह के माध्यम से आपको सारी व्यवस्था देगा मिशन दृष्टि के आधार पर। मिशन दृष्टि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की नई क्षमता और नेतृत्व का प्रतीक है। मतलब ये मिशन दृष्टि भारत की निजी क्षेत्र के तहत जो स्पेस, जो इंडस्ट्री स्पेस से रिलेटेड जो उद्योग है उनमें एक नई क्षमता, एक कैपेसिटी के रूप में और एक लीडरशिप के रूप में इनको अच्छा प्रतीक माना जाएगा। फिर इसके बाद अपनी जो आज की जो लास्ट एक न्यूज है, उस न्यूज का बड़ा आपको ऐसे पूछा जा सकता है, SAI क्या है, ठीक है, या फिर ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो सिंक्रोनस ऑल इंडियन एलिफेंट एस्टिमेशन, ठीक है, ऐसे ये पूरा नाम नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ ये दिया जा सकता है SAIEE, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये रिपोर्ट संबंधित है हाथियों की जनसंख्या से संबंधित या हाथियों की जनगणना से संबंधित। अभी कुछ दिनों या पिछले दिनों ये एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर हाथियों की संख्या में कहीं बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है और कहीं बहुत ज्यादा कम। इसका मतलब ये है, मतलब एक स्थान विशेष पे हाथी रहते हैं लेकिन उनके आवास जैसे संकट, मतलब लोगों ने अंधाधुंध वनों की कटाई के रूप में एक तरीका अपना दिया है जिसकी वजह से उनका आवास घटता जा रहा है। तो आवास जैसे ही घट रहा है तो आप सबको पता होगा कि आवास घटने से वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, इसीलिए कहीं और इनकी संख्या बढ़ रही है और अधिकांश जहां इनका आवास है वहां इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। तो हाथियों की संख्या या हाथियों की जनगणना से संबंधित ये रिपोर्ट है SAIEE, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस ऑल इंडियन एलिफेंट एस्टिमेशन रिपोर्ट। ओके, तो यह एक साल लेट आई है, मतलब आना तो एक साल पहले चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं। ये रिपोर्ट 2021 से 2025 के बीच देश भर में हाथियों की गिनती से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। बिल्कुल यही लाइन दी जा सकती है कि ये रिपोर्ट इससे संबंधित है, और कोई 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके, फिर भारत में कुल हाथी, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 22,446 है वर्तमान में हाथियों की संख्या है। तो अब कहाँ संख्या बढ़ी है और कहाँ इसकी घटी है, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य जो सेवन सिस्टर के रूप में पूर्वोत्तर राज्य हैं, और इसके अलावा पश्चिमी घाट जो इसके जो पहाड़ी इलाके हैं वहां इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब वहां के कहीं और के थे वहां चले गए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं क्षेत्र पश्चिमी घाट में, और जैसे कि ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट ब्लॉक स्तर देश का सबसे बड़ा हाथी आवास है, तो मतलब इन इन क्षेत्रों के आते हैं। अब ये जो पहाड़ियां वगैरह है इनमें कुछ बाघ रिजर्व है, सॉरी रिजर्व क्षेत्र है, मतलब आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर। तो इसमें मैसूर, वायनाड, नीलगिरी, नीलंबूर और कोयम्बटूर जो रिजर्व है इसमें शामिल है, जो कि यहाँ पर भी बहुत सारे हाथियों की संख्या देखी गई है। फिर 2017 की तुलना में
भारत में 18% हाथियों की गिरावट देखी गई है। कितने प्रतिशत? वर्तमान में 22,446 है, तो उस समय ये जो संख्या है वो 18% कम आंकी गई है 2017 की तुलना में। और आपको ये पता होना चाहिए, जब ये इधर उधर हाथियों के ये वनावरण वगैरह या फिर जंगल काट देने की वजह से पूरे 100% में से झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें 68% हाथियों की वृद्धि हुई है। फिर है ओडिशा, ओडिशा में 54% की वृद्धि हुई है। तो इसी आधार पर झारखंड की राजधानी है रांची और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आज की जो हमने क्लास देखी है, ये जो एक करंट अफेयर के रूप में क्लास 8 है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। या तो फिर ये पूछा जाएगा ये सिद्धांत किसने दिया है, या फिर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसी आधार पे आपको इससे संबंधित, और भारत टैक्सी है जो उमर और उबर का विकल्प के रूप में तैयार किया गया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसे किसने तैयार किया, इसमें कौन कौन साझेदार है, कौन कौन सी और भी निजी संस्थाएं हैं और सॉरी संस्थाएं हैं जो इसमें है, और इसे किसमें इंटीग्रेटेड किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो ये सारी की सारी आपको जानकारी मिली है। आज के लिए यही इतना ही आपका न्यूज रहेगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।